सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में सभी स्टूडेंट को हार्दिक स्वागत है। आज के जो टॉपिक है, जो बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम पिछले जो क्लास में जो कराए थे हम, वो वाला था माहेश्वर सूत्र जो है, उसके बारे में हम मोटा मोटी एक आपको बताए थे कि माहेश्वर सूत्र होता क्या है। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र जानिएगा तभी आप संधि कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा संधि करने। तो आज हम संधि शुरू करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं संधि जो है 3 प्रकार के, क्या क्या? एक स्वर संधि, एक दीर्घ संधि और एक विसर्ग संधि। तो वैसे ही हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो है स्वर संधि। और स्वर संधि में जो आते हैं, पहला वाला जो संधि वो है दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि आज पढ़ाएंगे। तो ये दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि मतलब जो स्वर बड़ा हो जा, माने स्वर को बड़ा हो जाना। कोई स्वर को जब बड़ा हो जाए उसे दीर्घ संधि कहलाते हैं। जैसे देखिए अ और आ, तो ये दोनों में क्या है, कौन सा बड़ा है? आ बड़ा है। ई और ई में ई बड़ा है। ऊ और ऊ में ऊ बड़ा है। ऐसे ही हम आज जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो पहले देखिए, आपको जो लिखा हुआ है वो देख रहा है, तो वो वाला थोड़ा देखिए। तो क्या है, पहले स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या है? स्वर संधि। आप सभी जानते हैं कि स्वर से स्वर मिलता है जब, तो एक विकार उत्पन्न होता है, तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि क्या है उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं। स्वर संधि के भाग में जो है वो दीर्घ संधि क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले देखिए, इसमें क्या है ना, दीर्घ संधि, और इसमें लिखा है अकह सवर्ण दीर्घ। ये अकह सवर्ण दीर्घ क्या है? तो देखिए अक, यहाँ पर पहले क्या हम देख रहे हैं? अक। तो अक अगर लिखेंगे, हम इधर भी लिख देते हैं। देखिए अक अगर लिखेंगे कि अ और क, तो हम पहले ये कह दिए थे कि देखिए जो हलंत रहेगा उसको केला की छिलके की तरह फेंक देना है। तो यहाँ पर भी हम फेंकेंगे। और उससे पहले देखिए, ये जो अक है, तो हम देखिए दाहिने तरफ, देखिए स्क्रीन के दाहिने तरफ एक चीज़ है कि हम माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। देखिए माहेश्वर सूत्र को 14 सूत्र नहीं लिखे हैं, मैंने इस सूत्र में जो ज़रूरत है उसको ही हम लिख दिए हैं। तो इसमें जो देखिए ज़रूरत है वो है, ये देख लीजिए। तो अ ई ओणा रीली के रीली का ए ओन्या आई औचा, 4 हो गए। तो ये 4 में से देखिए पहला 2 देखिए, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। पहला 2 क्या है? देखिए अ ई ओण रीली का, तो क मिल गया। तो पहले क्या है? अ है पहला सूत्र में, तो अ लेंगे और क मिल गया तो क ले लेंगे। ठीक है, तो अक। अब देखिए ये जो अक हमने ले लिया, तो अक में क्या हो जाएगा? अब केला के छिलके की तरह मैंने हलंत देखिए, 2 सूत्र में क्या है? दोनों है, एक है ण है, एक क है। तो ये दोनों को हम केले के छिलके की तरह फेंक देंगे। तो क्या क्या वर्ण आएंगे? अ आएंगे, ई, उ और सेकंड में रीली। तो 5 क्या है आपका वर्ण आ जाएंगे। क्या क्या? अ, ई, उ और क्या है? रीली। तो 5 हो गए। अब देखिए इसको दीर्घ में कैसे बताएंगे। तो ये है अक। मैंने आपको अगर पूछा जाए कि अक मतलब क्या है, तो देखिए 5 मिल गया। तो हम बता सकते हैं कि अक मतलब क्या है? अक मतलब एक अ है ना, एक ई है, एक ऊ है, एक री है और एक ली है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब देखिए ये जो 5 हो गए, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, ये व्याकरण का एक चीज़ है कि अ, ई, ऊ और री इसका दीर्घ, इसका बड़ा होता है, मगर ली का कोई बड़ा नहीं है। मैं ली वन एंड ओनली है, ली का ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, अब
इसको संधि को जानने के लिए देखिए अक जान गए, अक मतलब ये 5 वर्ण आ गए। अब देखिए उसके बाद क्या सवर्ण। सवर्ण क्या है? सवर्ण मतलब देखिए एक ही उच्चारण स्थान, मतलब आप कोई स्वर उच्चारण करिएगा, अगर एक ही जगह से वो उच्चारित हो उसको स्ववर्ण कहता है, ठीक है? माने जैसे समझ लीजिए अ है, तो अ बोलिएगा, कहाँ से उच्चारित हो रहा है? कंठ, है ना? और अगर आप समझ लीजिए ई बोलिएगा, ह्रस्व ई, तो देखिए तालु में उच्चारित होगा, तालु। तो ह्रस्व ई, है ना? तो ये जो चीज़ है, तो पहले वाला क्या हो गया? पहले वाला आपको हो गया कंठ, सेकंड वाला हम जो बताए वो क्या है? तालु। तो दोनों उच्चारण स्थान अलग हो गया। मगर ऐसे 2 स्वर लेंगे, अगर एक ही उच्चारण स्थान में हो, माने दोनों ही क्या है? दोनों ही कंठ से हो सकता है, नहीं तो दोनों ही तालु से होगा, नहीं तो दोनों ही मूर्धा से होगा। ऐसा कुछ स्वर हम लेंगे जिससे मिलान करने में आपको दीर्घ संधि होगा, ठीक है? तो अक मतलब पता चल गया, अक मतलब क्या है, और सवर्ण मतलब क्या है पता चल गया। अब देखिए उसका दीर्घ हो जाता है, माने अगर दोनों ह्रस्व भी रहा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। अब देखिए ये चीज़ एक बार देख लीजिए उदाहरण में, ठीक है? इसको आप देख लीजिएगा, हम सरल ढंग से हम बता दिए हैं। जैसे देखिए उदाहरण में जाइए तो आपको ये पता चल जाएगा। तो क्या है? दक्षिण अरण्य। तो देखिए दक्षिण में देखिए अंत में क्या है? ण है, तो ण में अ है, तो अ क्या है? ह्रस्व स्वर है। अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। अच्छा उसके बाद देखिए अरण्य, अरण्य में पहले क्या है? अ है, तो दोनों क्या है? दोनों ही ह्रस्व स्वर है, दोनों कंठ है। तो एक ही स्वर जो एक ही जगह से उच्चारित हो उसको दीर्घ कर देंगे, तो दोनों मिलके आ बना दिए हैं, ठीक है? तो इसीलिए दक्षिणारण्य। उसके बाद देखिए नीचे देखिए अधिस्वर, ये जो अधि है ह्रस्व ही है, और इसके बाद देखिए दीर्घ ही है ना? तो ह्रस्व ही बोलिए और दीर्घ ही बोलिए, कहाँ पे उच्चारित होगा? तालु पे, ह्रस्व ही दीर्घ ही, तो तालु पे उच्चारित होगा। तो दोनों मिलकर देखिए एक ही जगह से उच्चारित हो रहा है इसलिए सवर्ण है। उसका सवर्ण को क्या करना है? न दीर्घ करना है। और कौन सा सवर्ण? जो अक सवर्ण आवे। और अक मतलब क्या है? अ ई उ री, हम बता ही दिए थे पहले, ठीक है? तो ये वर्ण तो देखिए ई जो है, दोनों ई क्या है? उसके अंतर्गत है, अक के अंतर्गत है, इसीलिए वो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? अधि ईश्वर हो गया। उसके बाद देखिए नदी, तो यहाँ पर दीर्घी दीर्घी एक ही हो गया। उसके बाद देखिए महत्व, तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर आ हो गया। एक उदाहरण सेवा आश्रम, देखिए ऐसे ही तरह के से बन गया है, ठीक है? और भी डिटेलिंग जो है प्रैक्टिस कराएंगे, जब प्रैक्टिस कराने के टाइम में तो उसको और भी पता चल जाएगा, और भी डिटेलिंग करेंगे इसका। मगर अभी देखिए मोटा मोटी जो है समझ लीजिए दीर्घ संधि क्या है। एक एक क्लास में हम आज तो हो गया दीर्घ संधि, तो धीरे धीरे यन संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि हम सब करा देंगे। उसके बाद देखिए जब उदाहरण कराएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आशा रखते हैं। तो आज की कक्षा जो है तो यहाँ तक ही चलने देते हैं। सबको धन्यवाद, और सब जो है ये नोट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ग्रुप में भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, चलिए कल मिलते हैं दूसरा कोई वीडियो लेके। धन्यवाद।